यहाँ पर एक चैप्टर है और चैप्टर का नाम है भोली। भोली के राइटर हैं के ए अब्बास। अब यहाँ पर पहले लेसन के बारे में देखते हैं। एक्चुअली ये जो के ए अब्बास हैं, ये जो इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उर्दू में लिखते थे, हिंदी में लिखते थे, इंग्लिश में लिखते थे, है ना। इन्होंने कई सारा भारत में नेशनल फिल्म अवार्ड और इंटरनेशनल लेवल पर भी जीता। इनकी फिल्म जो है ना, इन्होंने फिल्म के लिए एक पाल्मे डी ग्रैंड प्राइज इन्होंने रिसीव किया था। ये प्राइज होता है। क्लियर। आइए पहले यहां पर ये देखा जाए इस लेसन यानी कि भोली चैप्टर में किस बारे में बताया गया है। ये तो एक जनरली हो गया कि अब्बास इंडियन फिल्म डायरेक्टर, राइटर, है ना, नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट है, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में लिखते थे। आगे देखते हैं इस लेसन में क्या बताया गया है। देखिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल नेम्ड भोली। ये एक छोटी सी बच्ची जिनका नाम है भोली, उसके बारे में कहानी है। हु वाज अ स्लो लर्नर एंड स्टैमर्ड। इसको कोई चीज बहुत धीरे समझ में आती थी और ये कुछ भी बोलती थी तो हकलाती थी। शी फेल डाउन फ्रॉम द कॉट इन हर चाइल्डहुड। अब ये अपने चाइल्डहुड में ही ये जो है कॉट से मतलब जिस चारपाई पर सोई हुई थी उससे गिर गई थी। ठीक। और इससे क्या हुआ था, अ पार्ट ऑफ हर ब्रेन वाज डैमेज्ड। इससे जो है इसके दिमाग का एक हिस्सा खराब गया था, डैमेज हो गया था। सेड लॉस्ट हर ब्यूटी टू स्मॉल पॉक्स। और इसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, छोटी माता बड़ी माता जो बीमारी होती है, इससे इसकी सुंदरता भी कम हो गई थी, छिन गई थी। She was neglected as a witless fool even by his parents and her brothers and sisters। और इनको यहाँ तक कि इनके माता पिता, इनके भाई बहन के द्वारा बहुत खास ध्यान नहीं दिया जाता था, नफरत करते थे लोग। इनके माता पिता भाई बहन करते थे इवन। But the opening of primary school for girls in her village changed her life। लेकिन जब इनके गांव में, है ना, प्राइमरी स्कूल खुला तब इनकी लाइफ चेंज हुई। हर टीचर वाज वेरी काइंड एंड करेजियस टू हर। इनकी टीचर इनके प्रति बहुत ही दयालु थी, बहुत मानती थी इनको, है ना, समझती थी और इनको हिम्मत बंधाती थी, साहस देती थी। सी गेव हर कॉन्फिडेंस। और वो इनको एक आत्मविश्वास देती थी, विश्वास देती थी, इसके अंदर भरती थी इनकी टीचर। सी मेड हर स्पीक विदाउट हार्ट्स। और इससे क्या हुई, ये बोलने लगी, बिना किसी हिचकिचाहट के बोलना भी शुरू कर दी। द गर्ल अचीव्ड व्हाट अपीयर्ड टू बी इम्पॉसिबल। और लड़कियों वो सारी चीज अचीव कर सकती हैं जो चीजें इम्पॉसिबल थी, है ना, वो सारी चीजें अचीव कर सकती थी, इन्होंने भी अचीव किया। शी प्रूव्ड हरसेल्फ अ रियल हीरोइन। और इन्होंने अपने आप को एक रियल एक्ट्रेस, एक रियल हीरोइन, है ना, के रूप में अपने आप को प्रूव कर दिया। व्हेन शी रिफ्यूज्ड टू मैरी विश्वंभर नाथ। जब इन्होंने विश्वंभर नाथ से शादी करने के लिए मना कर दिया, तब ऐसा करके विश्वंभर नाथ बहुत बड़ा आदमी था, देखिए, हु डिमांडेड 5000 रुपीज कैश फ्रॉम द फादर इन डाउरी। जो है दहेज प्रथा में अपने पिता की तरफ से 5000 रुपए मांग रहा था। उससे इन्होंने शादी करने के लिए मना कर दिया, बोला कि तेरे जैसे बहुत है, दहेज ही देना है तो ऐसा करके इन्होंने अपने आप को एक रियल वुमेन के रूप में प्रूव कर दिया। अब देखिए कहानी में क्या है, सुनेगा। अपने बचपन की शुरुआत से भोली को घर पर नजरअंदाज किया जाता था। उसके अध्यापक ने उसमें विशेष रुचि क्यों दिखाई? क्या भोली अपनी अध्यापिका की अपेक्षाओं पर यानी कि अपनी अध्यापक की आशाओं पर खरी उतर गई? देखते हैं आगे। उसका नाम सुलेखा था, लेकिन उसके बाल्यकाल से ही प्रत्येक उसे भोली अथवा बुद्धू नाम से पुकारते थे। मतलब हर कोई इसको भोली या बुद्धू कहते थे, बुद्धू। वह रामलाल नंबरदार की चौथी पुत्री थी। आदमी कहता लंबरदार, तो नंबरदार, वह रामलाल नंबरदार की चौथी पुत्री थी। जब वह 10 महीने की हुई तो वह अपने सिर के बल चारपाई से गिर गई।
और शायद इसके कारण उसके दिमाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इसीलिए वह पिछड़ी हुई बच्ची रह गई और उसे भोली अथवा बुद्धू नाम दे दिया गया था। जन्म के समय वह बहुत गोरी और सुंदर बच्ची थी, लेकिन 2 वर्ष की आयु में उस पर चेचक का आक्रमण हो गया। केवल उसकी आंख ही सुरक्षित थी, पर उसका सारा शरीर अस्थायी रूप से गहरे काले चेचक के दागों से कुरूप हो गया। क्या बताऊं भैया, छोटी सुलेखा 5 वर्ष की उम्र तक कुछ नहीं बोलती थी, और अब अंत में उसने बोलना सीखा तो वह भी हकलाती थी। दूसरे बच्चे प्रायः उसकी खिल्ली उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल किया करते थे। इसके परिणाम स्वरूप वह बहुत कम बोलती थी। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां, और उनमें से भोली सबसे छोटी थी। रामलाल का घर एक समृद्ध किसान का था और वह खाने पीने का कोई अभाव नहीं था। खाना पीना भरपूर था, प्रचुरता थी। उसके सभी बच्चे भोली के अतिरिक्त स्वस्थ और हष्ट पुष्ट थे। बेटों को पढ़ने के लिए शहर के स्कूल में और फिर कॉलेज में भेजा गया था। बेटियों में राधा सबसे बड़ी बेटी थी, उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। दूसरी बेटी मंगला की भी शादी तय हो चुकी थी, और यह काम संपन्न हो गया तो राम लला ने तीसरी बेटी चंपा की चिंता की कि भैया चंपा की शादी करनी। वे सभी सुंदर स्वस्थ लड़कियां थीं। उनके लिए दूल्हों की तलाश करना मुश्किल नहीं था, मुश्किल तो था भैया भोली के लिए दूल्हे की तलाश करना। लेकिन रामलाल भोली के बारे में भी चिंतित था। वह ना सुंदर थी ना ही समझदार थी, इस बात को लेकर चिंतित था। भोली की उम्र 7 वर्ष की थी जब मंगला की शादी हुई। उसी वर्ष उसके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था। स्कूल का उद्घाटन समारोह के लिए तहसीलदार साहब पधारे थे। उसने रामलाल से कहा, राजस्व अधिकारी की हैसियत से तुम इस गांव में सरकारी प्रतिनिधि हो और तुम्हें ग्रामवासियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। तुम्हें अपने बेटियों को स्कूल भेजना होगा। रामलाल सुन रहे हो? नहीं भेजोगे तो देख लेना, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह मशवरा किया, तब उसकी पत्नी चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गए हो? यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी, आगे देखिए, तो उनसे शादी कौन करेगा? लेकिन रामलाल में तहसीलदार की आज्ञा उल्लंघन करने का साहस नहीं था। अंत में उसकी पत्नी ने कहा, मैं आपको बताऊंगी कि क्या किया जाना चाहिए, चुपचाप बैठो। भोली को स्कूल भेज दो। जैसा कि स्पष्ट है उसकी शादी होने के अवसर नहीं है, इसलिए स्कूल भेजो। क्योंकि उसका चेहरा भद्दा है और उसमें समझ की कमी है, दिमाग की कमी है। अध्यापकों को स्कूल में उसके बारे में चिंता करने दो, हम लोग को मत करो। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूंगा। भोली डर गई। वह नहीं जानती थी स्कूल क्या बला है, ये कौन सी घटना है। उसे याद आया कि कुछ दिन पूर्व उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से निकाल दिया गया था और उसे बेच दिया गया था। उसे याद है कि गैया को बेच दिन गया, जिनका नाम लक्ष्मी था। आगे, नहीं नहीं, वह भय से चीखी, नहीं नहीं बापू, मैं नहीं जाऊंगी। और उसने अपना हाथ पिता के हाथ से छुड़ा लिया। कहा कि नहीं नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या हो गया है तुम्हें मूर्ख? रामलाल गरजे, क्या हो गया तुम्हें मूर्ख? स्कूल नहीं जाएगी? मैं तुम्हें स्कूल ही तो ले जा रहा हूं। फिर वह अपनी पत्नी से बोला, इसे आज कुछ अच्छे वस्त्र पहनाओ, अन्यथा शिक्षक और स्कूल की अन्य लड़कियां इसे देखकर हमारे बारे में क्या सोचेंगी। भोली के लिए कभी भी नए वस्त्र नहीं सिलाए गए थे। उसकी बहनों की पुराने पोशाकें ही उसे पहनाई जाती थी बेचारी को।
कोई भी उन वस्त्रों की ना तो मरम्मत करता था, ना ही धुलाई करता था। पर आज भोली का सौभाग्य था कि उसे ऐसे साफ वस्त्र पहनने के लिए दिए गए जो कई बार धुलने के पश्चात सिकुड़ गए थे और चंपा को अब छोटे हो गए थे। भोली को नहलाया गया, उसके सूखे उलझे केसों में तेल लगाया गया। तब उसे विश्वास जम गया कि उसे अपने घर से श्रेष्ठ किसी अन्य स्थान पर ले जाया जा रहा है, तभी यह सेवा पानी हो रही। जब वे स्कूल पहुंचे, बच्चे कक्षाओं में पहले से बैठे थे। रामलाल ने अपनी बेटी प्राचार्या को अध्यापिका साहब को सौंप दी। अकेली रह जाने के कारण भोली ने भयभीत आंखों से अपने चारों ओर देखा। वहां अनेक कमरे थे। हर कमरे में लड़कियां चटाइयों पर बैठी थीं, या तो पुस्तकें पढ़ रही थीं या स्लेट पर लिख रही थीं। प्राचार्य ने भोली से पूछा, नहीं, प्राचार्य ने भोली से कहा, एक कोने में बैठ जाओ। भोली बेचारी, भोली ये नहीं जानती थी कि स्कूल वास्तव में कैसा था, वहां क्या होता है, लेकिन अपनी ही आयु की अनेकों लड़कियों के वहां हाजिर होने पर खुश थे। चलो, कई सारी लोग हैं, गोइयां सहेली हैं सब। उसने आशा की थी कि इन लड़कियों में से कोई एक उसकी दोस्त जरूर बनेंगी। अध्यापिका कक्षा में कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आया। वह दीवार पर लगे चित्रों की ओर देखती रही। उसके रंग उसे लुभावने लगे। घोड़ा उसी प्रकार भूरा था जिस प्रकार तहसीलदार गांव का दौरा करने आया था। बकरी का रंग उनके पड़ोसी की बकरी की भांति काला था। तोते का रंग हरा था। देख रहे हो, तोते का रंग हरा था। जैसे तोते उसने आम के बगीचे में देखे तो वैसा तोता हरा कलर का था। और गाय बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की भांति जैसी थी, उनकी पुरानी वाली गाय जैसी। और अचानक भोली ने अध्यापिका को अपने पास उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। अब आगे देखिए क्या। छोटी बच्ची, तुम्हारा क्या नाम था? भो भो भो। वह हकलाने के कारण आगे नहीं बोल पाई या बोल सकी। फिर उसने रोना शुरू कर दिया और उसकी आंखों में आंसुओं से बाढ़ ही निकल पड़ी। एकदम रोने पर रोना, गंगा बह गई। अपना सिर नीचे झुकाए वह कोने में बैठी रही। अन्य लड़कियों की ओर देखने का साहस नहीं हुआ। वह जानती थी कि वे अब भी उस पर हंस रही थी। जब स्कूल की घंटी बजी तो सभी लड़कियां शीघ्रता से कक्षा से बाहर निकल गईं, पर भोली का कमरे के कोने से उठने का साहस नहीं हुआ। बेचारी का मजाक बन गया था। उसका सिर अब भी झुका हुआ था और वह सिसक रही थी, बेचारी रो रही थी। भोली, शिक्षिका का स्वर इतना कोमल और शांति प्रिय था, शांतिप्रद था। कैसा हो रहा होगा? भोली, आगे। अपने संपूर्ण जीवन में इस प्रकार से उसे कभी नहीं बुलाया गया था, इतने प्यार से। शिक्षिका के शब्दों ने उसके हृदय को छू लिया। अध्यापिका ने कहा, उठो। यह आदेश नहीं था, बल्कि एक मित्रता पूर्वक सुझाव था। भोली खड़ी हो गई। अब मुझे अपना नाम बताओ। उठो बेटा, अब मुझे अपना नाम बताओ। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। क्या उसकी हकलाहट उसे फिर से लज्जित करेगी? इस दयालु महिला की खातिर फिर भी भोली ने एक कोशिश करने का निश्चय किया। चलो एक बार फिर बताते हैं ना। उसकी आवाज इतनी सुखद थी, वह उसकी हंसी नहीं उड़ाएगी, ऐसा इन्होंने सोचा। भो भो भो, उसने हकलाना शुरू कर दिया। बेचारी बोल नहीं पाती। शाबाश शाबाश। अध्यापिका ने उसे प्रोत्साहित हिम्मत दिया। शाबाश शाबाश, हाँ हाँ हाँ, अपना पूरा नाम बताओ। भो भो भोली। अंत में उसने कह ही दिया और उसे बहुत राहत मिली, मानो वह उसकी एक महान उपलब्धि थी। चलो नाम बोल दे, बहुत महान काम कर दिए। इसको ऐसा लगा। शाबाश। अध्यापिका ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अपने मन से भय हटा दो और तुम अन्य बच्चों की भांति बोलने लगोगी।
भोली ने मानो यह पूछने के लिए सिर उठाया, सचमुच? भोली ने कहा सचमुच? आगे देखिए क्या है। हाँ हाँ, यह बहुत आसान काम होगा, तुम केवल हर दिन स्कूल आओ। आओगी ना? भोली ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। नहीं, ऊंचे स्वर में बोलो। हाँ हाँ। और भोली को स्वयं आश्चर्य हो गया कि वह इतना बोल सकी। इसे लग रहा अरे मैं तो बोलती हूँ। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? अब यह पुस्तक लो। पुस्तक में सुंदर चित्रों की भरमार थी और वे रंगीन चित्र थे। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ, गाय के चित्र, गाय लक्ष्मी जैसे, और हर चित्र के साथ एक शब्द काले अक्षर में लिखा था। एक महीने में ही तुम यह पुस्तक पढ़ सकोगी, तब मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी, तब उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी दूंगी। कुछ समय में तुम गांव के किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक शिक्षित हो जाओगी, तब तुम्हारा मजाक उड़ाने योग्य कोई नहीं होगा। सम्मान के साथ लोग तुम्हें ध्यान से सुनेंगे और तुम बिना जरा सी हकलाहट के बोल सकोगी। समझी? अब घर जाओ और कल सुबह सवेरे फिर से आ जाना। भोली को लगा जैसे अचानक गांव के मंदिर की सभी घंटियां अचानक बजने लगी हूं और स्कूल भवन के सामने के पेड़ों में बड़े लाल फूल खिल उठे हों। उसका दिल एक नई आशा और एक नई जीवन से धक धक धड़क रहा था। क्लियर है? अरे आराम से, इतना तेज नहीं। इस प्रकार अनेकों वर्ष बीत गए। गांव एक छोटा सा कस्बा बन गया। छोटी सी प्राथमिक पाठशाला हाई स्कूल बन गई। अब टिन शेड के नीचे एक सिनेमा घर और बिनौले से रुई अलग करने का कारखाना भी लग चुका था। मालगाड़ी अब उनके स्टेशन पर रुकने लगी थी। एक रात भोजन के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, तब क्या मैं विश्वंभर का शादी प्रस्ताव स्वीकार कर लूं? हाँ अवश्य, उसकी पत्नी ने कहा। हाँ अवश्य। भोली ऐसे धनी दूल्हे को पाने पर भाग्यशाली हो जाएगी। एक बड़ी दुकान, अपना स्वयं का मकान, और पता है मैंने सुना है कि अनेकों हजार रुपए उसके बैंक में जमा है। और इससे बड़ी बात यह है कि कोई दहेज की मांग भी नहीं कर रहा। बेचारा कितना अच्छा है। यह तो ठीक है, और वह इतना जवान नहीं है। तुम जानती हो वह लगभग मेरी आयु का है और वह लंगड़ाता भी है। इसके अतिरिक्त उसकी पहली पत्नी के बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं। सत्यानाश। आगे देखो, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? पत्नी ने उत्तर दिया, क्या फर्क पड़ता है इससे? शादी करने के लिए तैयार है, करो, धन तो है। आगे देखो, 45 या 50 एक पुरुष के लिए ये कोई बड़ी आयु नहीं होती है। 45 या 50 वर्ष एक पुरुष के लिए कोई बड़ी आयु नहीं होती है। कौन कह रहा है? उसकी पत्नी। हम सौभाग्यशाली हैं कि वह दूसरे गांव का है और वह उसके चेचक के दाग के पूर्ण चेहरे के बारे में तथा उसकी नासमझी के बारे में नहीं जानता है। उसको बेवकूफ बनाकर शादी करवा देंगे उससे। यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे तो वह आजीवन कुंवारी ही रह जाएगी। वह बेवकूफ क्या कहेगी? वह तो एक मूक, एक शांत गाय की भांति, वो बेचारी कुछ नहीं बोलेगी, कहीं भी करवाओगे गाय की तरह। हाँ ठीक है, चल आगे देखिए। हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, रामलाल बड़बड़ाया। आंगन के दूसरे कोने में भोली अपनी चारपाई पर जागी हुई लेटी हुई थी। भोली मतलब लेटी थी लेकिन जाग रही थी, और वह अपने माता पिता की फुसफुसाहट वाली वार्तालाप को सुन रही थी। विश्वंभर नाथ एक धनी पंसारी था। वह दोस्तों और रिश्तेदारों की एक बड़ी पार्टी को अपने साथ लेकर विवाह के लिए आया। वह पीतल वाला बैंड किसी भारतीय फिल्म का एक लोकप्रिय गाना गाते हुए आगे आगे चल रहा था। दूल्हा एक सजे हुए एक घोड़े पर सवार था।
रामलाल इतना ठाट बाट और शान शौकत देखकर फूला ना समाया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी का विवाह इतनी धूमधाम से होगा। भोली की बड़ी बहनें इस मौके पर हाजिर थीं। उन्हें भोली की किस्मत यानी कि भाग्य पर ईर्ष्या होने लगी। इनकी शादी कैसे अमीर घर से हो रही है। जब शुभ घड़ी आई तो पंडित जी ने कहा, दुल्हन को लाओ। भोली दुल्हन की लाल रेशमी साड़ी पहने अग्नि के पास लाई गई। दुल्हन को माला पहनाओ। विश्वंभर के एक मित्र ने उसे उकसाया कि दुल्हन को माला पहनाओ। दूल्हा ने पीले गेंदे के फूलों की माला उठाई। एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट हटा दिया। विश्वंभर ने भोली के चेहरे की ओर निगाह डाली। जयमाला उसके हाथों में ठहर गई। जब दुल्हन ने धीरे से अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया, तब ये जयमाला मतलब जो माला थी अभी दुल्हन के गले पर नहीं डाला इन्होंने। रुक गया। क्या तुमने उसे देखा है? विश्वंभर के पास खड़े एक दोस्त ने कहा, भाई बता क्या तुमने उसे देखा है? उसके चेहरे पर चेचक के निशान हैं। हो तो क्या हुआ? तब भी तो क्या हुआ? तुम भी युवा नहीं हो सकता है, लेकिन यदि मुझे उससे विवाह करना है तो उसके पिता को मुझे 5,000 रुपए दहेज में देने होंगे। अब दूल्हे के अंदर आ गई लालच। रामलाल आगे बढ़ा और उसने अपनी पगड़ी उतार कर विश्वंभर के पांव में रख दी। मुझे इस प्रकार लज्जित मत करो। 2,000 रुपए ले लो भैया, शादी कर लो। नहीं, 5,000 रुपए, अन्यथा हम वापस चले जाएंगे। अपनी बेटी को घर में बैठा लो। ये दूल्हा कह रहा, मुझ पर कुछ तो रहम मतलब कृपा कीजिए। यदि आप वापस चले गए तो मैं गांव में अपना चेहरा कभी नहीं दिखाने लायक रहूंगा, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो फिर 5,000 रुपए निकाले। आंखों में आंसू लुढ़काते हुए रामलाल घर के अंदर गया। उसने तिजोरी खोली, नोटों की गिनती गिनी, नोटों का बंडल दूल्हे के चरणों में रख दिया। अब आगे देखिए क्या, विश्वंभर के लालची चेहरे पर अब विजयी मुस्कान आ गई। उसने जुआ खेला था और जीत गया था। मुझे जयमाला दो, उसने अनाउंस किया। एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे पर से घूंघट हटाया गया, लेकिन इस बार उसकी दृष्टि नीचे झुकी हुई नहीं थी। वह ऊपर की ओर सीधी अपनी होने वाली पति की ओर देख रही थी और उसकी आंखों में कोई गुस्सा अथवा घृणा नहीं थी, केवल ठंडी नफरत थी। इसने बेइज्जती कर दिया पैसा मांगकर। आगे देखो, विश्वंभर ने दुल्हन के गले में जयमाला डालनी चाहिए, लेकिन वह जयमाला डाल पाता उससे पूर्व ही भोली का हाथ बिजली की लकीर की भांति आगे बढ़ा और उसने जयमाला आग में गिरा दी। वह उठ खड़ी और घूंघट उतार फेंका। पिताजी, भोली ने स्पष्ट आवाज में कहा, और उसके पिता, मां, बहनें, भाई, रिश्तेदार और पड़ोसी उसे बिना किसी हिचक के बोलते हुए देखकर चौंक गए। अब ये मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के बोल रही है, पिताजी अपना पैसा वापस ले लो, मैं इस व्यक्ति के साथ शादी नहीं करूंगी। रामलाल दंग रह गया। मेहमानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतनी बेशरम, इतनी कुरूप, इतनी बेशरम। मेहमान लोग तो ये करते हैं ना। बोली, क्या तुम पागल हो गई हो? रामलाल चिल्लाया। बोली, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम अपने परिवार को बेइज्जत करना चाहती हो? क्या तुम्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है ना? आपकी इज्जत के खातिर, भोली ने कहा, मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन मैं अपने पति के रूप में ऐसे नीच, लोभी, घृणित कायर व्यक्ति को स्वीकार नहीं करूंगी। मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। कितनी बेशर्म लड़की है। हम सबने सोचा है वह एक निर्दोष गूंगी गाय है, लेकिन ये तो आज बोल रही है। भोली उस बूढ़ी
औरत की ओर तेजी से मुड़ी। जी हाँ चाची जी, आप ठीक कहती हैं। मैं बेशरम, मैं मूक गाय नहीं हूं। आप सबने सोचा था मैं बेजुबान गाय हूं, जो कहोगे वो सब मान लूंगी। इसी कारण आप मुझे इस कठोर दिल वाले जीव को सौंप देना चाहती हैं। पर अब गूंगी गाय जो हकलाती हुई मूर्ख थी बोल रही है। क्या आप कुछ और सुनना चाहती हो? बताओ चाची, और सुनाए? अगली, रामलाल जैसे जमीन में गड़ गया था, इनके बाप का तो होश उड़ गया, पर उसका सिर दुख और शर्म से नीचे झुका हुआ था, इनके पिता का। आगे देखिए, पवित्र शर्म से नीचे झुका हुआ था। आगे देखिए, पवित्र अग्नि की लौ धीरे धीरे बुझ गई। प्रत्येक हाँ आगे देखिए, विश्वंभर नाथ पंसारी अपनी पार्टी के साथ वापस जाने लगा। ये छूट गया था, सॉरी। विचलित बैंड वालों ने सोचा कि अब विवाह संपन्न हो गया है, इसलिए उन्होंने विवाह समापन वाला गीत बजाना शुरू कर दिया। रामलाल जैसे जमीन में गड़ गया था, उसका सिर दुख और शर्म से नीचे झुका हुआ था। पवित्र अग्नि की लौ धीरे धीरे बुझ गई। प्रत्येक व्यक्ति जा चुका था। रामलाल भोली की ओर मुड़ा और उसने पूछा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? अब कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा, हम तुम्हारा क्या करेंगे? और सुलेखा, जो कि भोली थी, सुलेखा ने शांत और स्थिर स्वर में कहा, आप चिंता ना करें पिताजी, कितने आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैंने इतना सब कुछ सीखा है। क्या यह ठीक रहेगा? मैडम श्रीमती जी, मम्मी से करें, मैडम श्रीमती जी, ठीक रहेगा? अध्यापक, नहीं, मैडम से पूछ रहे हैं, सॉरी, मैडम से पूछ रहे हैं, क्या ये ठीक रहेगा? अध्यापिका इस दौरान एक कोने में खड़ी इस सारे नाटक को देख रही थी। उसने उत्तर दिया, क्यों नहीं भोली? और उसकी मुस्कान में गहरे संतोष का प्रकाश था, जैसा एक कलाकार महसूस करता है जब वह अपनी सर्वोत्तम कृत को पूर्ण होते हुए देखता है। ओके, थैंक यू।